हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूचर सीरीज ऑनलाइन क्लासरूम। आज हम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट एयर पोल्यूशन एंड ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू इट। ठीक है, सो एज यू कैन सी द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि पोल्यूशन होता क्या है। पोल्यूशन को हम हिंदी में प्रदूषण नाम से जानते हैं। इसके और भी कुछ नाम होते हैं जैसे कंटामिनेशन एक्सेट्रा। पहले इस चीज़ को जान लेते हैं एंड देन विल स्टडी अबाउट इट। पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द कंटामिनेशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स बाय मैन मेड और नेचुरल रीजंस। ठीक है, अब इसको समझिए। ठीक है, पोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है बेसिकली। पोल्यूशन मीन्स कि जब भी कोई नेचुरल रिसोर्स, अब नेचुरल रिसोर्स क्या हो सकता है आपका। नेचुरल रिसोर्स कैन बी योर एयर, आपकी वाटर हो सकती है, ये लैंड हो सकती है, हमारा एटमॉस्फेयर हो सकता है। जब ये नेचुरल रिसोर्स के अंदर कंटैमिनेशन आ जाती है, कंटैमिनेशन का क्या मीनिंग होता है, ये खराब हो जाता है। कंटैमिनेशन का मीनिंग होता है कोई चीज का गंदा हो जाना। सो जब ये कंटैमिनेट हो जाता है बोथ बाय नेचुरल और मैन मेड कॉजेज, उसको हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखने की बात यह है कि कोई सा भी नेचुरल रिसोर्स कंटैमिनेट हो सकता है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो। और दूसरी बात जाननी क्या इंपॉर्टेंट है कि पोल्यूशन जो होता है ना, वो सिर्फ ह्यूमन के कारण से नहीं होता, मैन मेड रीजन से नहीं होता। नेचुरल कॉजेज भी जो हैं वो हमारे रिसोर्सेज को पोल्यूट कर सकते हैं। ये बात जाननी हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड चीज़ है द कंटामिनेंट्स कैन बी इधर नेचुरल और मैन मेड। फॉर एग्जांपल वॉल्केनो एक्सप्लोजंस आर नेचुरल सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। एंड फिर है द ऑब्जेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटामिनेशन आर नोन एज पोल्यूटेंट्स। इस चीज़ को बेसिकली आप एक बार ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो नेचुरल एज वेल एज मैन मेड कारणों के चक्कर में पोल्यूशन हो सकता है। नेचुरल कैसे हो सकता है, नेचुरल का अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक जैसे इसमें वॉल्केनो एक्सप्लोजन मैंने बता रखा है। जब वॉल्केनो फटता है या ज्वालामुखी फटता है तो वो अपने साथ में बहुत सारी ऐश, राख, धुआं निकालता है एटमॉस्फेयर में, जो पोल्यूट कर देता है एटमॉस्फेयर को। उसी के साथ साथ हमारी फॉरेस्ट फायर्स, जंगल की जो आग होती है, वो भी आपका एक नेचुरल सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, क्योंकि उसमें क्या होता है बेसिकली, क्या आग जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो निकलती है, जो इन दी एंड एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं। सो नेचुरल एज वेल एज मैन मेड रीजंस। अगर एक और मैं चीज़ बताऊं, जैसे कि फ्लड्स हो गई आपकी, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तो वो भी क्या करती है, पानी को बहुत गंदा कर देती है, क्योंकि वो अपने साथ में बहुत सारा कचरा जो है वो समुद्र में उठा के ले जाती है। तो वो भी एक तरीके का पोल्यूशन ही है। ये तो होगा आपके नेचुरल कारण। अब जो नेचुरल कारण होते हैं ना, वो कम होते हैं, मैन मेड कारण 100 से भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मैन मेड में इतने सारे कारण हैं हमारे पास पोल्यूशन के। प्लास्टिक हो गया जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पोल्यूशन है। उसके अलावा बर्निंग हो गया, फालतू की चीज़ों की जो बर्निंग होती है। और आपके क्या कह सकते हैं हम, व्हीकल्स हो गया, व्हीकल्स पोल्यूशन करते हैं, इंडस्ट्रीज पोल्यूशन करती है। ठीक है, उसके अलावा जो रेजिडेंशियल यूज़ होता है, लोग अपना कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, वो कारण भी होते हैं। तो बेसिकली पोल्यूशन के बहुत सारे कारण होते हैं, मानवीय कारण भी होते हैं और उसी के साथ साथ कुदरती कारण भी होते हैं, नेचुरल एज वेल एज मैन मेड। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जो मैन मेड है ना, वो नेचुरली कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे वॉल्केनो में भी हो सकता है कुछ सालों में फटे और पोल्यूशन करे, या जंगल की आग जो है कुछ सालों में फटे, जंगल की आग मतलब कुछ सालों में बढ़े। ये जो मैनमेड कारण होते हैं ये लगभग डेली होते हैं हमारे साथ में। हम डेली अपनी कार्स चलाते हैं, बाइक्स चलाते हैं, प्लास्टिक को इधर उधर फेंक देते हैं, चीज़ें जलाते हैं जो कि पोल्यूशन करती हैं हमें। ठीक है, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। सो फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा, पोल्यूशन क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है। पॉल्यूशन इज द कंटैमिनेशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स। कंटैमिनेशन का अर्थ क्या है, किसी भी चीज़ को गंदा करना, उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। तो ये थी पोल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन, इसको जरूर याद रखिएगा। अब हम स्लाइड में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके,
हाँ, अब यहाँ पर है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, कितने प्रकार के पोल्यूशन होते हैं, कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अब आप बोलोगे सर 4 कह के आपने तो 5 बता दिए। 5 मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि जो पांचवें तरीके का लाइट पोल्यूशन है, लाइट पोल्यूशन, वो आपको पढ़ाया नहीं जाता। और हो सकता है आप ये वर्ड भी पहली बार सुन रहे हो कि लाइट पोल्यूशन, ये तो कुछ होता ही नहीं है सर। अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है। बट उसके अलावा हमारे पास कौन कौन से पोल्यूशन है? वाटर पोल्यूशन यानी कि पानी का गंदा होना, एयर पोल्यूशन हवा का गंदा होना, लैंड पोल्यूशन लैंड का गंदा होना, और नॉइज पोल्यूशन हमारे वातावरण में एक्स्ट्रा साउंड हो जाना, उसको हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ पोल्यूशन इज लाइट पोल्यूशन। अब एक बार मैं इसको समझा देता हूँ लाइट पोल्यूशन को क्या होता है। लाइट पोल्यूशन को आप इमेजिन करिए कुछ इस तरीके से कि ओके, सो ये हमारी अर्थ है। ऑलराइट, दिस इज आवर अर्थ। देख सकते हैं इस ग्लोब को आप। सो अर्थ के ऊपर है ना, आप सबको पता है एक एटमॉस्फेयर है। देर इज एन एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ। ये आप इसको मैं व्हाइट लाइन से डिनोट कर देता हूँ एटमॉस्फेयर को। अब जो भी लाइट्स हम जगाते हैं, ठीक है, जैसे समझ लीजिए हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली इज समवेयर अराउंड हियर। तो जैसे जो भी लाइट हमारी निकल रही है एक जगह से, वो क्या होती है, वो ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर में। ये वाइट रेज जो है, लाइट को मैं डिनोट कर रहा हूँ इससे। तो जो भी लाइट हम निकालते हैं, वो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हो सकती हैं, घरों की लाइट हो सकती हैं, वो क्या करती हैं, वो एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो जाती हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से लाइट एक्सेस हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, और इसी कंडीशन को लाइट पोल्यूशन कहते हैं। जब हद से ज़्यादा लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाए, उसको हम लाइट पोल्यूशन कहते हैं। अब लाइट पोल्यूशन को आप कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो? आपने देखा होगा जब भी हम किसी बड़े शहर में जाते हैं तो हमें आसमान क्लियर नहीं दिखता, राइट? वही आप अगर किसी बहुत छोटे गाँव में जा रहे हो तो आपको वहाँ पर लगभग पूरा आसमान क्लियर दिखता है। इवन अगर आप बहुत ही छोटे गाँव में जाते हो तो वहाँ पे गैलेक्सी के पैटर्न्स तक क्लियर दिखते हैं। ठीक है, बट वही आप किसी जगह पे जाइए, लेट्स से कैपिटल सिटी की बात करते हैं, दिल्ली। दिल्ली में एक या दो तारे दिखना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसका कारण होता है लाइट पोल्यूशन। जितना ज़्यादा हमारा लाइट पोल्यूशन होगा ना, हमारी दूर की विजिबिलिटी उतनी कम होती रहेगी। यही रीज़न है कि एक ऐसे गांव में जहाँ पे लाइट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे आसमान बहुत ज़्यादा क्लियर दिखता है, एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा शहर जहाँ पे लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसमें एयर पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें लाइट पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है। फिर से मैं बता देता हूँ लाइट पोल्यूशन की डेफिनेशन को एक बार। हाँ, सो लिख देता हूं मैं इसको। लाइट पोल्यूशन इज द एक्सेस लाइट ट्रैप्ड इन आवर एटमॉस्फेयर। मतलब कि जो एक्सेस एक्स्ट्रा लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में फंसी रह जाती है, उसको हम लाइट पोल्यूशन कहते हैं। लाइट पोल्यूशन इज द एक्सेस लाइट ट्रैप्ड इन आवर एटमॉस्फेयर। इस चीज़ को हम लाइट पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली लाइट पोल्यूशन की डेफिनेशन है। इवन दो ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने सोचा थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो इसे आपको बता दूं। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी चार तरीके की जो पोल्यूशन है, लैंड, एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन, वो आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो तो आपको ऑलरेडी एक बेसिक आइडिया होगा कि ये क्या होते हैं और क्या नहीं होते। हाँ, तो हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन रेफर्स टू द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय एनी नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूशन कैन मेक द एयर दैट वी ब्रीथ पॉइजनस एंड टॉक्सिक व्हिच कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिजीजेस सच एज लंग कैंसर, bronchitis, asthma and general irritation of the respiratory tract. And pollutants such as carbon monoxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide all can cause harmful diseases and even some case death. अब इसको हम एक बार समझते हैं ढंग से। जो आपका एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है? बेसिकली कंटैमिनेशन ऑफ एयर। कंटैमिनेशन ऑफ एयर, उसको हम क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन कहते हैं। तो जो एयर पोल्यूशन होता है, अगेन वो नेचुरली और मैनमेड दोनों तरीकों से हो चुका है, हो सकता है, वो मैं एक्सप्लेन आपको कर ही चुका हूँ कि ये वॉल्केनोज से भी हो सकता है, फॉरेस्ट फायर से भी हो सकता है, एंड एज वेल एज मैनमेड कारण जैसे कि प्लास्टिक का जलाना, गाड़ियाँ चलाना, इन चीज़ों से भी हो सकता है। ठीक है, उसी के साथ साथ कंटेमिनेशन ऑफ एयर से प्रॉब्लम क्या आती है हमें? डिजीजेज हो जाते हैं बहुत सारे, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया।
एस्थमा हो गया, ठीक है। और सबसे डेंजरस डिजीज हो गया लंग कैंसर। तो ये सारे डिजीजेस जो हैं ये आपके कंटामिनेशन ऑफ एयर से डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। अगर एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है कहीं की, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। अगर एग्जांपल ले, हम फिर से दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ ऑन द प्लैनेट। अर्थ पे ही मतलब सॉरी, इंडिया में नहीं, पूरे प्लैनेट में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ में दिल्ली का नाम है। तो दिल्ली में ये जितनी प्रॉब्लम्स है ना, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है। और उसी के साथ साथ एक और प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कुछ गैसेस कैसी होती हैं जैसे कि आपकी CO, जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए क्या होता है, जब भी कोई फ्यूल फ्यूल यानी कि वो चीज़ जिसको हम जला रहे हैं, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकालती है। और जब भी किसी फ्यूल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अपने अलग नुकसान होते हैं, जैसे कि वो ग्रीन हाउस है, वो गर्मी बढ़ाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हमारे लिए, बट वो एटलीस्ट जहर नहीं होती। हाउएवर दिस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इट इज़ पॉइजन। कार्बन मोनोऑक्साइड सिंपली पॉइजन है। अगर एक बंद कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड का लीक हो जाए, तो उस कमरे में जो भी लोग हैं उनकी डेथ हो सकती है। एंड इनफैक्ट ऐसा बहुत बार होता है, लोग क्या करते हैं, अंगीठी जला देते हैं या चूल्हा जला देते हैं एक बंद कमरे में, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे बेसिकली लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक पॉइजन है। इसी के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो भी पॉइजन है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम एसिड रेन टॉपिक में अच्छे से कवर करेंगे। पहले आप एक बार इस पे ध्यान दीजिए, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड कब निकलती है, जब भी कोई चीज़ का इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब ऑक्सीजन की लैक होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब भी किसी चीज़ को लैक ऑफ ऑक्सीजन में जलाया जाएगा, वो अपने अंदर से हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकालेगा। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, अगर इम्प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी। तो ये होते हैं एयर पोल्यूशन के कुछ नुकसान। उसके अलावा अम, और देखते हैं क्या है। हाँ, आगे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में, CFCs के बारे में, कि व्हाट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये जो कंसेप्ट है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आई विल डिनोट इट विद अ स्टार। ठीक है। अब इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। पहले मैं इसको रीड कर देता हूँ एंड देन उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑल्सो नोन एज CFC, इज ए केमिकल यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, aerosol sprays. It is widely known to be harmful due to its effect on ozone layer on Earth. Ozone layer is very important to us as it protects us from the ultraviolet rays of the sun and are very damaging to us in the long run. अच्छा, अब हम इसको प्रॉपर पढ़ते हैं एक प्रॉपर डायग्राम के साथ में। दिस इज प्लैनेट अर्थ। अगेन मैं वापस इसको खोल रहा हूँ। जो अर्थ है ना, वो अपनी सारी हीट और लाइट कहाँ से लाती है? सिंपल क्वेश्चन है। अर्थ अपनी सारी हीट और लाइट सन के थ्रू लाती है, राइट? अब होता क्या है, सन की लाइट के अंदर है ना एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसको हम कहते हैं यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। क्या कहते हैं? यूवी रेज। फुल फॉर्म क्या है इसकी? अल्ट्रा वायलेट रेज। अभी जो अल्ट्रा वायलेट रेज है ना, ये हमारे लिए लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। ठीक है। और अगर अल्ट्रा वायलेट रेज के एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आ जाओ, तो बहुत गंदी गंदी डिजीजेज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है स्किन कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। स्किन कैंसर की जो भी बीमारी होती है उसमें 80% ऑफ द टाइम यूवी रेज आर रिस्पॉन्सिबल। तो अब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो यूजुअली हमारे पास इसका एक सोल्यूशन भी है। क्या सोल्यूशन है? और वो है फिर से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर। ठीक है। ओजोन लेयर बेसिकली क्या होती है, जब ऑक्सीजन के 3 एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? O3, या फिर ओजोन। जब ऑक्सीजन के 2 एटम मिलते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, और ऑक्सीजन के 3 एटम होंगे तो वो O3 या फिर ओजोन को जन्म देंगे। अब ये जो ओजोन लेयर होती है ना, ये यूवी रेस की
एक तरह से आप कह सकते हो यूवी रेज का एंटीवायरस मान लीजिए। यहाँ से जो भी हमारी यूवी रेज आती है सन की तरफ से, ओजोन लेयर बेसिकली उसको ब्लॉक करती है, उसको वहीं पे रोक देती है, एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूवी रेज जो होती हैं वो हमारे प्लैनेट में नहीं घुस पाती। ये तो है हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म जो आप कह सकते हो भगवान ने या कुदरत ने हमें दिया है। बट अब क्या प्रॉब्लम आ जाती है, अब आ जाते हैं यहाँ पर CFCs। ठीक है, CFCs आ जाते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, ठीक है। अब ये जो ओजोन लेयर है, इसका एक दुश्मन होता है जिनको हम कहते हैं CFCs या फिर क्लोरो फ्लूरो कार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक कूलेंट होता है, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जो हमारे एसीज में, इलेक्ट्रिक कूलर्स में, गाड़ियों के अंदर, एज वेल एज आपके फ्रिजेस में, इनमें यूज होता है। ये कूलेंट है, या फिर मैं शॉर्ट में कहूं तो एक केमिकल है। अब ये केमिकल क्या होता है, अगर ये हमारे घर से बाहर निकलता है और हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, तो CFCs जो होते हैं ना, वो ओजोन के मॉलिक्यूल के O3 के नेचुरल एनिमीज होते हैं। CFCs अगर आपने रिलीज करे तो वो धीरे धीरे ओजोन को कैंसिल करने लग जाते हैं, एंड वही चीज हमारे साथ हो रही थी। हम बहुत ज्यादा CFCs यूज करने लग गए थे फ्रिजेस के थ्रू, आपके एयर कंडीशनर्स के थ्रू, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर 1980s में इतनी डैमेज हो चुकी थी कि जो ये एंटार्क्टिका है आपका, ये इसके ऊपर एक बहुत बड़ा होल आ गया था हमारे। इतना बड़ा होल आ गया था कि ये एक्सपैंड कर जाता, और साइंटिस्ट ने क्या बोला कि अगर ये होल एक्सपैंड कर गया तो देयर विड बी अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। सारे एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस की लाइफ खतरे में आ सकती है। तो फिर उन्होंने रिसर्च कंडक्ट की और उन्हें पता चला कि CFCs जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे इस चीज़ के लिए। सो तब से हम क्या काम करते हैं, हम ऐसे ऐसे कूलेंट्स यूज़ करते हैं फ्रिजेज में, एसीज में, जो CFCs ना हो। आपका अगर घर पे फ्रिज है तो हो सकता है उस पर एक हरी पत्ती बनी हुई होगी। अगर आपके फ्रिज में वो हरी पत्ती है तो उसका मीनिंग है कि उसके अंदर कोई भी CFC का तत्व यूज नहीं हो रहा। तो अगर आप फ्यूचर में कोई भी AC खरीदते हैं, एज वेल एज कोई फ्रिज खरीदते हैं, तो मेक श्योर कि उसके ऊपर एक ग्रीन लीफ बनी हुई हो ताकि वो इको फ्रेंडली हो। हाँ, तो ये था हमारा सारा CFCs के बारे में। एक बार ब्रीफ में मैं फिर से बता देता हूँ। CFCs आर कूलेंट्स विच कैन डैमेज आवर ओजोन लेयर। CFCs वो कूलेंट होते हैं, वो तत्व होते हैं जो हमारी ओजोन लेयर को, ओजोन परत को डैमेज कर सकते हैं, एंड इन दी एंड हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है। कैसी कैसी? स्किन डिजीजेज हो सकते हैं, इरिटेशन हो सकती है स्किन की, और अगर बहुत रेयर केस हो जाए तो स्किन कैंसर तक भी हो सकता है। तो ये था हमारे CFCs के बारे में। आपको कोई भी डाउट लगे CFCs में तो आप उनको कमेंट से पोस्ट कर दीजिएगा। हाँ, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि CFCs क्या होते हैं। इसके आगे ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं, ये बेसिकली इस वीडियो का एक फाइनल टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, नॉट ओनली फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपके फ्यूचर में भी ये पूछा जा सकता है। एक सिंपल टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक बार पहले मैं रीड कर देता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू द फिनोमिना where the temperature of the planet gradually heats up due to accumulation of greenhouse gases such as methane and carbon dioxide. It is widely responsible for global warming and increase in temperature of the planet, which can cause habitat loss, melting of glaciers, etc. ओके, सो बेसिकली इस अर्थ के ग्लोब से फिर से हम समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। लेकिन सबसे पहले समझिए कि ग्रीन हाउस क्या होता है। ये किस चिड़िया का नाम है? ग्रीन हाउस। सो ग्रीन हाउस बेसिकली क्या होता है, एक कांच का बना हुआ घर होता है, हट्स टाइप का, जिसके अंदर प्लांट्स उगाए जाते हैं। ठीक है, हो सकता है आपने कभी किसी नर्सरी में देखा हो। तो इसका ग्रीन हाउस का फंडा क्या होता है कि ऊपर से सनलाइट तो अंदर आ जाती है, सन की हीट और सनलाइट अंदर तो आ जाती है, बट ये ग्लास जो होता है उस हीट को बाहर नहीं जाने देता। तो उससे क्या होता है, ग्रीन हाउस अंदर से बहुत गर्म रहता है। तो ग्रीन हाउस हम कहाँ पे यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ठंडे एरियाज में, जहां पर हमें क्लाइमेट जो है वो नहीं मिल पा रहा जो हमें चाहिए।
तो ग्रीन हाउस को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। लेट्स से आपको किसी बर्फीले इलाके में कोई सब्जी वगैरह उगानी है, तो आप वहाँ पे बाहर तो उगा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, ग्रीन हाउसेस बनाओगे। ये तरीका होता है हमारा प्लांट्स को उगाने का, और इस एरिया को हम कहते हैं ग्रीन हाउस। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रीन हाउस क्या होता है, कांच का बना हुआ घर जिसके अंदर सनलाइट की हीट अंदर आ तो जाती है, हीट जो है वो अंदर आ तो जाती है पर वो बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से ये गर्म रहता है। तो इसी से हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट का फिनोमिना का नाम निकाला है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, वो इससे ही थोड़ा रिलेटेड होता है। हमारी कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जैसे कि मेथेन हो गई, नाम लिख देता हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, इन गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अब ये ग्रीन हाउस गैसेस का देखिए काम क्या होता है। इमेजिन दिस इज द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, जब भी ये रिलीज होती हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे CO2 हो गई, यहाँ पर मेथेन हो गई, यहाँ पे CO2, यहाँ मेथेन। तो इससे बेसिकली क्या होता है, ये गैसेस क्या करती हैं, जो सन की हीट आती है अंदर हमारे पास में, सन के अंदर हमारे पास में हीट जो आती है सनलाइट के थ्रू, उसको ये अंदर तो आने देती हैं, बट उसमें से काफी सारा बड़ा हिस्सा जो है ये अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लेनेट गर्म रहता है। अब कुछ हद तक ये प्रोसेस जो है बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा प्लेनेट क्या होगा, ठंडा होने लग जाएगा जैसे ही सनलाइट गायब होगी, है ना। जैसे कि अगर ये हीट अंदर आई और सारी की सारी बाहर निकल गई तो प्लेनेट कभी गर्म ही नहीं होगा। तो इसलिए ये थोड़ी बहुत तो इंपॉर्टेंट है जिससे हमारा प्लेनेट गर्म रहे। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम इंसानों ने CO2 और मेथेन की मात्रा एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। ठीक है, जिसकी वजह से CO2 बहुत ज़्यादा हो चुका है, और जितनी हीट प्लैनेट में ट्रैप होनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा ट्रैप हो रही है। इसी चीज़ को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, कि जब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारा प्लैनेट धीरे धीरे उबलने लग जाए, उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट ही जन्म देता है एक दूसरी प्रॉब्लम को, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कि जब धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ता जाता है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल रियल है, क्लाइमेट चेंज बिल्कुल रियल है। 1980 से लेकर आज 2022 तक हमारे प्लैनेट में 4 डिग्री सेल्सियस का एवरेज फर्क आया है। 4 डिग्री सेल्सियस सुनने में बहुत कम लगता है, बट असलियत में बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से ये जो एंटार्क्टिका का एरिया है, ये जो ग्लेशियर्स है, ये मेल्ट कर रहे हैं। अगर ये ग्लेशियर्स पूरे मेल्ट कर गए तो हमारे समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, और सारी आइलैंड सिटीज़, आइलैंड कंट्रीज़, आपकी कोस्टल कंट्रीज़ जो समुद्र तट के पास में है, वो डूब जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स है हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट से। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन जो है हीट को ट्रैप कर लेती है, उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। एंड इससे प्रॉब्लम क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है, एक बार मैं इसको वैसे इलिस्ट्रेट कर देता हूँ। इमेजिन दिस इज आवर एटमॉस्फेयर। यहाँ पे छोटे छोटी कार्बन डाइऑक्साइड है, कहीं कहीं बीच बीच में मेथेन है, कहीं पे नाइट्रस फ्लोक्साइड है, जो कि एक और तरह की ग्रीन हाउस गैस होती है। अब यहाँ पे जो सन की हीट आएगी, सन की हीट अंदर घुस गई, ठीक है, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसको ट्रैप कर लेगी, तो इसका थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर जाएगा, बाकी सारा हमारे प्लैनेट में रहेगा। अब ये तो है एक हेल्दी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि होना चाहिए, बट क्योंकि हम बहुत सारा CO2 अपने एनवायरनमेंट में बढ़ा रहे हैं पॉल्यूशन कर करके, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये बहुत ही गलत मोड़ ले लेता है, और हद से ज़्यादा हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको हम सीरियसली नहीं लेते। आज में भी आपको ऐसा लगेगा ग्लोबल वार्मिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट आज से 20 साल बाद हो सकता है ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। तो हमें इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, ज़रूर इसका कुछ समाधान निकालना चाहिए। एंड जितना हो सके हमें क्लीन फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए, सोलर पैनल्स हो गए, विंड मिल्स हो गए, ताकि हम कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस को बनाएं। सो आई विल स्टॉप हियर राइट नाउ। मैं इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट तक। इसके बाद में हम अगली टॉपिक में हम एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे, एंड वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड थोड़ा सा मे भी हो सकता है हम पढ़ेंगे कि कैसे हमें इन पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, comment them down below, like our video, subscribe to the channel, and I will see you in the next video. जय हिंद।